और अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे ऑनररी कॉकरोच मिस्टर सोनम वांगचुक को अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर ऑल द वे फ्रॉम लद्दाख एंड फॉर बीइंग अमंग द स्टूडेंट्स। एक टीचर को सबसे ज्यादा अच्छा स्टूडेंट्स के बीच में ही लगता है, तो इसलिए सर यहाँ पर आए। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार, झूले, सलाम सारे कॉकरोचों को, कॉकरोच इन चीफ, ऑल द कॉकरोचेस, कमांडर्स और जो सब यहाँ पर जमा हैं, आप सभी को मेरा फिर दोबारा लद्दाख के पहाड़ियों से अभिनंदन। दोस्तों, मेरा दिल्ली से गुजरना हुआ एक विदेश यात्रा पर और संयोग से इसी दिन आप लोग फिर दोबारा मिल रहे हैं। मैं पिछली बार 6 जून को आया था और बहुत खुशी हुई आप सभी से मिलकर, जो कि और भी बड़े संख्या में आए हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से आए हैं, बहुत अच्छे सलीके से, तरीके से। आज कुछ कहें तो सुन भी सकते हैं, ऐसा लग रहा है। सुन सकते हैं आप मेरी बात? बहुत 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 खूब। तो मैं अपना परिचय दूं तो आप में से बहुत लोग मुझे जानते हैं। मैं सोनम वांगचुक हूँ, लद्दाख से आता हूँ। मगर उससे भी ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा मेरी ज़िंदगी क्या रही है। मैं अपनी ज़िंदगी को संक्षेप में अगर कहूँ तो शिक्षा और पर्यावरण, शिक्षा और पर्यावरण हमेशा से मेरे मुद्दे रहे हैं, क्योंकि यही हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जा सकता है। तमसो मां ज्योतिर्गमया विद्योर्मा अमृतम गमया। तो शिक्षा मेरा हमेशा मुद्दा रहा है, क्योंकि हमारे लिए बिना ज्ञान के हम अंधकार में अंधों की तरह होंगे। और दूसरा पर्यावरण, हमारे पृथ्वी का पर्यावरण संतुलन, हमारे सांस लेने की हवा, पीने का पानी, ये स्वच्छ हो तभी हमारी शिक्षा भी काम आएगी। वो आने वाले पीढ़ियों के लिए कैसे सुनिश्चित करे, ये मेरा मुद्दा दूसरा रहा है। शिक्षा और पर्यावरण मेरा मुद्दा रहा है और सत्य और अहिंसा मेरा रास्ता रहा है, जिस पे आप सब भी चल रहे हैं। आप सभी को बधाई कि आज आप अहिंसा के रास्ते पे बहुत ही शांति से फूलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका मैं अभिनंदन करता हूं आप सभी को। ये हमारा रास्ता हो, मेरा रहा है हमेशा से। सत्य पर चलें, सच पनपे और झूठ दबे, ना कि उसका उल्टा। उसी तरह हमेशा कहता आया हूं, इस रास्ते पर चलते हुए इंसाफ हमारी मंजिल है, इंसाफ हमारी मंजिल है। हर एक को इंसाफ मिले, शिक्षा के द्वारा न्याय मिले सभी को, ये हमारे मंजिल है। तो आज मुझे यहाँ आकर आप लोगों से फिर दोबारा मिलकर ये बताने में बहुत खुशी हो रही है। मैं ये आप सभी कॉकरोचों को बोल रहा हूँ, आप सबका अभिनंदन। और आपके जो कॉकरोचों के माता पिता, जो कि कॉकरोच ही हुए, कॉकरोचों के माता पिता हैं, तो सारे माता पिताओं को अभिनंदन करना चाहूँगा। और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं, हिफाजती दस्ते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, अफसर हैं, उन सब को भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं आप ही की तरह विद्यालयों में, परीक्षाओं में चक्कर खा रहे हैं। तो उनकी भी हमदर्दी हमारे साथ है। तो मैं उन सभी को अभिनंदन करना चाहूँगा जो यहाँ पर हमारे सुरक्षा के लिए आए हैं। फिर दोबारा अभिनंदन सबका। तो जैसा हमने देखा है, मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षा की हालत अच्छी नहीं है। हम यहाँ पर आज जो हमें मुद्दा दिख रहा है
वो है परीक्षाओं का। जिस तरह से सालों के मेहनत के बाद, 12 वर्ष के मेहनत के बाद, तपस्या के बाद एक परीक्षा होती है, उसमें भी अगर बेईमानी हो, धांधली हो, सच की विजय नहीं हो, असत्य की विजय हो, तो फिर कोई विद्यार्थी करे तो क्या करे जब वो अपनी तपस्या का फल लेने आता है। तो ये आपका आज का मुद्दा है, मगर मैं हमेशा कहता हूं कि इसके पीछे भी जरूर देखें। ये तो सिर्फ पैमाना है, ये तो सिर्फ एक मापदंड है जिसमें कमी है, मगर जिसे मापा जा रहा है उसमें और ज्यादा कमी है। पूरे शिक्षा प्रणाली को सुधारने की जरूरत है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि तो हम कह रहे थे कि शिक्षा में हो क्या रहा है इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि दूध को मापते कैसे हैं, लीटर में मापते हैं कि ग्राम्स में मापते हैं, उसमें उतार चढ़ाव ऊपर नीचे हो, उसके लिए हमें इतना चिल्लाना, इतना मेहनत करना पड़ रहा है। अब कोई हमें बताए कि वो दूध ही पानी में मिला है या पानी में दूध मिला है, यानी कि प्रणाली ही गड़बड़ है, तो हमें कितना दुख होगा। तो इसलिए ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो हमें दिखता है। ये परीक्षाएं, जो शिक्षा की प्रणाली है, उसी में बहुत बेहतरी लाने की जरूरत है। मैं सराहना चाहूंगा कि भारत में अच्छी शिक्षा नीति आई है और उसका धन्यवाद भी करना चाहूंगा, मगर उसका अमल, उसका जो व्यावहारिक जमीन पे उतारना है, उसमें बहुत कमियां हैं। तो उसके लिए हमें आवाज उठानी होगी कि शिक्षा की प्रणाली को भी सुधारा जाए। अब थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, प्रणाली भी सुधर गया और परीक्षाएं भी ठीक हो गई, तो क्या आगे जाकर आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल या गर्व का होने वाला है? क्या आप सर उठाकर चल सकते हैं उस अच्छी शिक्षा में, उस अच्छे परीक्षा में उत्तीर्ण होकर? क्या सर उठा के चल सकते हैं? आप यहाँ पर नीट, जेईई, यूपीएससी की बातें कर रहे हैं, उन परीक्षाओं की। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिससे मुझे बहुत निराशा होती है कि ये परीक्षाएं ठीक भी हों तो ऊपर क्या माहौल अच्छा है, क्या सत्यमेव जयते का माहौल है या नहीं हमारे देश में, वो भी देख लीजिए। उसे भी सुधारने की जरूरत है, वरना परीक्षाओं में आप निकलेंगे आसमान से गिरे खजूर पे अटकेंगे। मैंने पिछले 1 साल में क्या देखा है, नीट, जेईई, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। अब एक संक्षिप्त में बताऊं तो जो सिविल सर्विसेज है उसका अगर लें तो मैंने तो ये देखा है कि जो बच्चे, जो युवक युवतियां इतने अरमानों के साथ, इतने सपनों के साथ परीक्षाएं उत्तीर्ण होकर आगे जाते हैं, तो उनकी हालत क्या होती है, जो कि आपकी भी हालत होने वाली है अगर आप इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इंजीनियर्स, डॉक्टर का आप देख लीजिएगा। मैं आपको सिविल सर्विसेज का बताता हूं। मैंने पिछले साल में एक होनहार, बहुत ही सज्जन युवक को आईपीएस बनते देखा है। आईपीएस, पुलिस के बड़े अफसर होंगे, और मुझे पूरा मालूम है कि उनके आंखों में कितने सपने रहे होंगे, उनके माता पिता के कितने सपने रहे होंगे कि अब ये देश की सेवा करेगा। आपको पता है आज के इस हालात में उनसे क्या कराया जाता है? देश की सेवा नहीं, देश को ही बर्बाद करने के काम पे उन्हें लगाया जाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जब 8 महीने पहले मुझे जेल भेजा गया ये कहकर कि मैं एंटी नेशनल हूं, तो मुझ पे जिसने हमेशा देश की सेवा की है, शिक्षा, पर्यावरण के जरिए, उस पर एंटी नेशनल होने के इल्जाम, एलिगेशन, फेक लगाने के लिए उस आईपीएस ऑफिसर के सर पर बंदूक रखा जाता है कि तुम ये लिखोगे और साइन करोगे। ऐसे झूठ पर आपको साइन करने का वक्त आ सकता है, जबकि आपने देश की सेवा करनी थी, आप देश को ही तोड़ने में लगा दिए जाते हो। ये आगे होता है।
वैसे ही मैंने देखा है IAS, जिसे इतना प्रतिष्ठित मानते हैं, जिसे पाने के बाद कितने सपने देखते हैं हमारे युवक युवतियां, आप लोगों के भी सपने होंगे, मगर आगे जब वो सर्विस में जाते हैं तो वो जो गिरफ्तारी का वारंट था या डिटेंशन ऑर्डर था मेरा, जिसमें मनगढ़ंत बातें कही गई थी कि ये पाकिस्तान से, ये चीन से इसने दंगे उकसाए, जिनका किसी को भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, ये सच है, मगर उस पर साइन एक IAS ऑफिसर से करवाया जाता है। आप समझ रहे हैं, ये आगे आपका भविष्य है। अगर देश में सत्यमेव जयते नहीं हो, अगर देश में यही हालत रही तो आप परीक्षाओं से पार कर ले भी तो ऐसे डॉक्टर बनेंगे जो फर्जी सर्टिफिकेट देंगे, किसी को क्रिमिनल बनाने का, किसी को क्या दवा दिलवाएंगे, आपसे कोई भरोसा नहीं है। वैसे ही इंजीनियर्स जो किसी भी चीज को कुछ भी फर्जी सर्टिफिकेट देते फिरेंगे, वैसे ही आप IPS IAS बने भी तो अगर सफाई नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, ट्रस्ट नहीं हो देश में, तो फिर ऐसे ऑफिसर्स बनेंगे जो निकले तो थे देश की सेवा में, मगर उनको ऐसे कामों में लगा दिया जाता है। अब उनके सामने उनका तनख्वाह जो कि उनका हक है, उनके सैलरीज वो उनका हक है, उसके लिए उन्हें ईमान बेचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आप बताइए? क्या तनख्वाह के लिए हमें अपना जमीर बेचने की जरूरत होनी चाहिए? बेईमानी करने की जरूरत होनी चाहिए? एक निर्दोष को दोषी घोषित करने की जरूरत होनी चाहिए आपको आपके तनख्वाह के लिए? और दूसरा आता है तनख्वाह के बाद तरक्की यानी कि प्रमोशन। वो प्रमोशन तो आपका अधिकार है कि जितना सेवा करें उतना आप ऊंचा उठें, मगर आपका प्रमोशन तब मिलता है जब किसी को आप देशद्रोही घोषित करके जेल में भेज देते हैं। तो ऐसा क्या आपके प्रमोशन का कारण होना चाहिए? ये मैंने हर जगह देखा, अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बता रहा हूं। ऐसे IPS ने चार्जेस लिखवाए, ऐसे कमिश्नर ने उस पे साइन किए, फिर मुझे भेजा गया जेल जोधपुर में, जहां पर जेल के जो अफसर थे बहुत ही सज्जन थे, बहुत ही अच्छे थे, मगर उनसे सारे गलत काम करवाए जा रहे थे, उनसे इंसाफ को रोकने का काम करवाया जा रहा था। रिस्ट्रिक्शन ऑफ जस्टिस एंड एविडेंसेस, जो कि अनैतिक है, किसी कैदी को आजाद ना हो उसके विपरीत आपसे काम करवाया जाए। क्या आप इसके लिए ये परीक्षाएं दे रहे हैं? क्या आप बेईमानी पे चलने के लिए ये परीक्षाएं दे रहे हैं? और जो महीने के कुछ पैसों के लिए या किसी प्रमोशन के लिए अपना जमीर बेच दें, उन्हें क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता क्या कहेंगे, मगर मैं एक बात बताऊं, जमीर, ईमान, आत्मा से बहुत छोटी चीज है शरीर बहुत छोटी चीज है। जिन्हें पैसे के लिए शरीर बेचना पड़ता है उन्हें हम समाज में बहुत नीचा मानते हैं। जब से मैंने ये सरकारी तंत्र देखा है, मेरी तो वैश्याओं के लिए इज्जत बढ़ गई है, रेड लाइट एरियाज के वर्कर्स के लिए, क्योंकि वो सिर्फ जिस्म बेचते हैं, मजबूरी में बेचते हैं और किसी का हानि नहीं करते, जितने ये हमारे अफसर एक तनख्वाह के लिए अपनी ईमान, ज़मीर सब बेच देते हैं। तो क्या हमें एक ऐसा करियर पाथ चाहिए जिस पे हमें आगे जाकर अपना ईमान, धर्म, ज़मीर, आत्मा सब बेचना पड़े? क्या आप ऐसे करियर पाथ पे तरक्की करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। किसी को भी ऐसा मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि जिस्म बेचने वालों से बहुत नीचे गिरे हैं, जिसने आत्मा बेच दी, जमीर बेच दी तनख्वाह के लिए, तरक्की लिए,
उनके आगे तो वैश्याएं भी भगवान हैं। मैं आज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आगे परीक्षाएं आप सफल भी होते हैं तो सच्चाई का साथ न छोड़े। ऐसे अफसर बने, ऐसे डॉक्टर बने, ऐसे इंजीनियर बने जो सच्चाई का हाथ पकड़ कर चलते हों, कभी झूठ के साथ नहीं हो। और जो आपसे पहले ऐसे सेवाओं में आ चुके हैं, जिन्होंने वो परीक्षाएं जो आपका सपना है उन्हें क्लियर कर लिया है, आप पदों पर बैठे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आप ज़मीर ना बेचें, ईमान ना बेचें, चाहे आपकी जान चली जाए। जिस्म चला जाए, शरीर चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मा कपड़े बदलने की तरह पुनर्जन्म लेती है, ऐसा कहते हैं। मगर आत्मा ही अगर बेच लें तो फिर क्या रहेगा आपका। तो इसलिए मैं कहूंगा इन सभी अधिकारियों से कि जब भी आप पर ऐसा दबाव पड़े तो आप साफ इनकार करें, मैं ये नहीं करूंगा, मैं अनैतिक काम नहीं करूंगा। किसी भी देश में किसी भी अफसर पर अगर ऐसा दबाव आए तो वह अपना ईमान धर्म नहीं बेचता है, वो इस्तीफा दे देता है, मगर अपना ईमान ज़मीर नहीं बेचता है। ऐसे अधिकारी हमें चाहिए भारत को महान बनाने में। यहाँ तो हम ऐसे एक मंत्री से जिम्मेदारी की मांग कर रहे हैं जिनसे स्पष्ट साफ गलतियां हुई हैं, उनसे जिम्मेवारी लेने को कह रहे हैं, वो तक जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि भारत एक सत्य पर चलने वाला देश, एक महान देश, एक विश्व गुरु देश बने, तो वो सत्य पे मार्ग पे ही होगा, वो झूठ के, बेईमानी के, फरेब के रास्ते पे नहीं पहुंचेगा। मैं आपका भविष्य दिखा रहा हूँ। ये परीक्षाएं आप सफल भी कर लें तो आगे सफाई नहीं हो तो आप भी बेईमानों की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए अभी से ना कहना सीखिए ऐसे चीज़ों को। जो अभी उन पदों पर है उनसे कहूँगा कि आप ना कहिए और बेशक आप इस्तीफा दीजिए, रेजिग्नेशन दीजिए, एन मास रेजिग्नेशन दीजिए, मगर सच्चाई से दूर ना हो। यही हर धर्म सिखाता है, सच के रास्ते पे चलना, यही हर धर्म सिखाता है, यही हिंदुत्व का सार है। हिंदुत्व का सार यही है कि हम सत्य से कभी न बिछड़ें। तो इस पे हमें चलना होगा। जो आगे हैं उनसे भी आग्रह करना होगा कि वो सच के ही रास्ते पे चलें। तो एजुकेशन में तो ये हालत है, परीक्षाएं जो आप हैं, बड़ों के दुनिया में जाएं तो इलेक्शंस का भी यही हालत है। इलेक्शंस का भी, बच्चों के जीवन में एग्जामिनेशंस हैं तो बड़ों के, नेताओं के इलेक्शंस हैं। आज उसमें भी कोई भरोसा नहीं है, कोई सच्चाई नहीं बची है। जैसा इन परीक्षाओं में कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं धांधलियां हो रहे हैं, वैसा ही बड़ों के इलेक्शंस में भी यही हो रहा है। मैंने आपको कहा शिक्षा मेरा मुद्दा रहा है, पर्यावरण मेरा मुद्दा रहा है, क्योंकि ये वही पर्यावरण है जिससे हमें सांस की हवा और पीने का पानी मिलता है, ज़मीन मिलता है, नदियाँ, जंगल मिलते हैं सुरक्षित हमारे आने वाले पीढ़ियों की। तो इस पर जब भी बात आई तो मैं लद्दाख को बचाने के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ। लद्दाख के पर्यावरण को, हिमालय के पर्यावरण को बचाने के लिए। और आप बनेंगे शिक्षा मंत्री, आप में से बनेंगे, और सीधे पक्के सच्चे बनेंगे, जो अपने काम की जिम्मेदारी ले। गलती हो जाए तो उसे मान के आत्मा को छुटकारा दे, ऐसे मंत्री आप सब बनिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि
हिमालय और लद्दाख के पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए पिछले 6 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं लद्दाख में, और जिसके लिए मुझे जेल जाना पड़ा, पद यात्राएं करनी पड़ी, 1000 किलोमीटर के अनशन करने पड़े, ये सब बापू के दिखाए हुए रास्ते हैं। और उन सब पर चलने का और उस शांति के पथ पर चलने का सिला ये मिला कि हमें ही देशद्रोही बनाकर जेल भेज दिया गया। जो भी हो, मैं कहना ये चाहता था, आज इलेक्शंस का, चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि 2019 और 20 में हमारी सरकार की जो पार्टी है उन्होंने ही लिखकर वादा किया था कि लद्दाख को संरक्षित किया जाएगा, मगर फिर 2 साल में मुकर गए और हमें कहीं भूखा रहना पड़ा, हफ्तों जान की बाजी लगाकर, कहीं पद यात्रा, कहीं जेल। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये किसी कारण से बता रहा हूँ, उसके बाद पिछले 22 मई को एक बहुत बड़ी बैठक हुई जिसमें फैसला हुआ कि लद्दाख में लोकतंत्र लाया जाएगा, एक खास असेंबली के जरिए, वैसे ही लद्दाख को संरक्षण दिया जाएगा। मगर फिर क्या देखते हैं, 2-3 दिन में उस पे भी पलट जाते हैं, जैसे चुनावी वादों पे पलटे वैसे ही। तो अगर इस तरह हम वादों से पलट जाएं तो ये कैसा राष्ट्र होगा, इस राष्ट्र की क्या इज्जत होगी। और राष्ट्र तो छोड़िए, ऐसा राष्ट्र जहां भगवान राम को मानते हैं। और भगवान राम ने क्या कहा था जो मुझे बहुत प्रभावित करती है, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कहाँ गया वो भारत, वो भगवान राम का दिखा हुआ पथ कहाँ चला गया, जहाँ पर प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाए। अब तो यहाँ वचन उनके जाते हैं और प्राण हमारी जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर भारत को महान बनाना है या सामान्य देश बनाना है, महान थोड़ी देर बाद हो, सामान्य राष्ट्र बनाना है, एक स्वाभिमानी राष्ट्र बनाना है, तो हमें सत्य पर चलना होगा। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाना होगा। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना होगा। और यही है ये आंदोलन जिसमें हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, जवाबदेही मांग रहे हैं, मंत्री से, सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं। अगर इतना जुल्म हुआ है बच्चों पर, उनकी जानें गई हैं, तो कम से कम उसकी जिम्मेदारी तो आप लीजिए और आगे ठीक होगा, ऐसा विश्वास दीजिए हमें। जी हाँ, जिम्मेदारी लेनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी। कहाँ है? जिंदाबाद। और मैं ये देख रहा हूं कि चाहे विद्यार्थियों का ये आंदोलन हो, कॉकरोचेस का जो कि शिक्षा के बारे में है, उसमें भी सार यही है कि अब कोई भरोसा नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यही दिख रहा है आपको, परीक्षाएं लीक होती हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये देख रहे हैं आप। वैसे ही पर्यावरण के मामले में भी मैंने यही देखा है कि आप वादे कर लेते हैं और उसे सरकार बनाने के बाद भी, चुनाव जीतने के बाद आप भूल जाते हैं, तो इसमें कोई ट्रस्ट नहीं रह जाएगा चुनावों में। बाकी चुनावों में तो कितने ही मसले हैं, आपके इलेक्शन रिगिंग की बातें आप देखेंगे, बहुत पाएंगे। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं जो हम पे गुजरी है, उससे बहुत बदतर उदाहरण आपको मिलते हैं। तो जब तक इसमें भी ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, इस देश में भरोसा नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं इन दोनों मुद्दों को आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा देखता हूं, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी का। और
और जब कोई ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए उठता है तो उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है। अभी अभिजीत मिले थे बाहर, उनके पीछे 3-3 गाड़ियां पीछा कर रही हैं जैसे उनको कोई क्रिमिनल हो। तो ऐसे डर में जीना नहीं पड़ना चाहिए। ये तो डरते नहीं हैं, मगर कितने ही लोग होंगे जिनके बहुत अरमान होंगे मगर डर के मारे खामोश बैठे होंगे। तो हमारे इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत रूप में जो ट्रांसपेरेंसी मांगते हैं, अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, ये कॉकरोचेस जो यहाँ पर काम करते हैं उन्हें डराया जाता है तरह के अलग अलग तरीकों से। हमें भी डराने की कोशिश की, मगर कहते हैं ना, डर के आगे हाँ, ये याद रखिएगा, डर के आगे जीत है, डरना नहीं है। और भारत को एक नया फ्रीडम मूवमेंट चाहिए, फ्रीडम मूवमेंट, सेकंड फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय मुक्त भारत, भय मुक्त भारत ऐसा हो। ये इंडिविजुअल्स की तो बात छोड़िए, जो व्यवस्थित मीडिया चैनल्स हैं जिनका धर्म है आप तक सच्चाई पहुंचाना, मीडिया का धर्म है लोगों तक सच्चाई पहुंचना, वो चाहे किसी को कड़वी लगे मीठी लगे, संतुलित सत्य पहुंचाना, वो भी भय के शिकार हैं। डरे हुए लोग, डरे हुए संचार माध्यम, मीडिया, जो दिलेर हैं वो यहाँ पर हैं, जिनको भय नहीं वो यहाँ हैं, भयभीत किन्हीं कोनों में कहीं अंधेरों में छुपे हुए हैं, सच पूछें तो कॉकरोचों की तरह। तो असली कॉकरोच भी पहचानना होगा। तो इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा और कदम बढ़ाना होगा, जो मैं हमेशा कहता हूं, इफ नॉट नाउ व्हेन, अब नहीं तो कब, इफ नॉट अस हु, हम नहीं तो कौन। तो इसे मैंने थोड़ा और संक्षिप्त में सोचा, हम कहें जैसा मैं सुनता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, और हम ही नहीं, अगर हम खुद को छुपा लें तो सभी नहीं, हम ही नहीं तो सभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, सच की वाणी दबी नहीं, कभी सच्चाई दबी नहीं रहेगी, सच की आवाज दबी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, मगर इसे करने के लिए आगे कौन आएगा, हम ही नहीं। हाँ, तो मैं कल कह रहा था आप लोगों को, आज अगर देश की रक्षा करनी है, आज अगर देश की रक्षा करनी है तो वो चीन और पाकिस्तान से ज्यादा झूठ से रक्षा करने की जरूरत है। असत्य से रक्षा करेंगे, भय से रक्षा करनी होगी, भय से रक्षा करनी होगी। तो इसके लिए देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, सच की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा। बहुत अच्छा, आपकी आवाजों से बहुत यहाँ आशाएं जाग रही हैं, और मैं चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि हमारी सरकार, अभी तक वो चिंतन मनन कर रहे हैं, मगर जल्द ही वो एक्शन ले, और जो जिम्मेदारी लेने की उम्मीद कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की हम उम्मीद कर रहे हैं, वो जल्द ही ले। मैं अंत में यही कहूँगा, अंत में, कि हम उम्मीद करेंगे, हम जो ज़रूरत हो वो करेंगे, ताकि सरकार
अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी लें। वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो आप लोगों की आवाज़, वो चाहे पर्यावरण और संस्कृति के क्षेत्र में हो लद्दाख की आवाज़। अगर ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आने वाले हफ्ते में मैं खुद आप लोगों के साथ अनशन पर बैठूंगा यहीं पर। सिर्फ थाली बजाने से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। मगर सिर्फ थाली बजाने से कुछ नहीं होगा, ये तो आपने देखा होगा, सीखा होगा। सिर्फ थाली बजाने से कुछ नहीं होता है। इसलिए जब मैं अनशन पे बैठूं तो आप लोग भी कम से कम मेरे साथ रहेंगे। खा पी कर मोटे होकर रहिए मगर साथ रहिए। रहेंगे? कितने लोग रहेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। पीछे शायद नहीं रहेंगे। पीछे वाले अगर साथ रहेंगे, जवाबदेही की मांग करते हुए, भय मुक्त भारत की मांग करते हुए, ट्रुथ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की मांग करते हुए, तो हाथ खड़ा कीजिए। धन्यवाद। अभी मुझे आगे जाना है यात्रा पर। मुझे नहीं मालूम आज का कार्यक्रम क्या है, वो अभिजीत जी आपको आगे बताएंगे। मैं सिर्फ ये कहूँगा, अगर आप लोगों की सहमति हो तो अगले शनिवार तक अगर कोई जवाबदेही नहीं हो तो मैं अनशन पर बैठूंगा यहाँ पर। अंत में मैं यही कहूँगा, एक कविता के साथ अंत करूँगा। इसे ध्यान से सुनिए और इस पर चलने की कोशिश कीजिए। हम बहुत बार अपने अहंकार को, खुद को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं और ना अपना भला होता है ना समाज का भला होता है। तो इसलिए किसी ने बहुत खूब कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। अगर कुछ आपने उपलब्धि करनी है तो अपनी हस्ती मिटा दीजिए। खुद को खत्म करना पड़े कर दीजिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप देखते हैं बगीचों में गुले गुलजार फूल उगे होते हैं, मगर आपको समझ आना चाहिए उस बगीचे के रंग बिरंगे फूलों के पीछे एक ऐसा बीज है जिसने अपने आप को धरती में भस्म करने का निर्णय किया कि दाना खाक में मिलकर, वो बीज मिट्टी में मिलकर फिर ये चमन, ये गुले गुलजार, ये बाग बना है। तो आप लोग भी मिटा दें अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होती है। इसलिए अपना अहंकार, मैं बड़ा कि कौन, मेरे विचार, उसके विचार, ये सब छोड़िए और सच्चाई को बचाने के लिए आगे आइए। वो सारे अधिकारी जो दफ्तरों में बैठे हैं उनसे कहूँगा सच्चाई के साथ चलें। वो सारे राजनीतिक दल जो शिकार हो रहे हैं इस सच्चाई की कमी का, वो भी समर्थन करें इन युवाओं को, ताकि भारत में एक बार फिर सच्चाई जागे। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर अधिकारी से ये कहूँगा कि अपना ईगो छोड़ दें, अपनी हस्ती मिटा दें और फिर गुले गुलजार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।